हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बेयर एंड बेरी पे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो न्यूट्रिशन का पार्ट है और उसमें हम लोग देखेंगे कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो अब न्यूट्रिशन तो आपने समझ लिया कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हैं वो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है डाइजेशन का, फ्रॉम पूरा खाना खाने से लेकर के उसका डाइजेशन, वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होके जा रहा है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे पहले अगर आप जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है आपके खाने का, क्योंकि अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। कैसे कि आपको वॉमिटिंग हो सकती है, पूरा जो आपने फूड कंज्यूम किया है वो बाहर आ जाएगा, या और प्रॉब्लम हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको एक बेटर फील भी नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता ना जब वॉमिट आने लगती है, वॉमिटिंग हो जाती है तो, या फिर जब हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फीलिंग कंफर्टेबल भी हम लोग फील नहीं कर पाते। तो अच्छा फूड खाएं और वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिएंट आपकी लाइफ में आपकी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो आप किसी काम को करने के लिए आपको एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी और आप अच्छे से कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाइजेशन देखते हैं। डाइजेशन क्या होता है, इसके बाद हम लोग बॉडी के हर एक पार्ट के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका डाइजेशन में क्या रोल होता है। ठीक, तो डाइजेशन पहले देख लेते हैं क्या होता है। डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी आप फूड कंज्यूम करेंगे उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होके स्प्रेड होता है। लाइक जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है वो पूरा ट्रैवल करते करते आपके स्टमक में पहुँचेगा या फूड पाइप ओसोफेगस के थ्रू, उसके बाद स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे पूरा ये डाइजेशन का ही प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही आप बाइट को माउथ में डालते हो वहीं से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और पूरा जब एनस तक वहाँ डाइजेशन होता है। मतलब कुछ ना कुछ पार्ट उसमें इन्वॉल्व रहता है। लाइक आपने फूड खाया, च्यू किया, उसके बाद वो अंदर गया, स्टमक में गया, स्टमक में से जाने के बाद इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से ट्रेवल करते हुए फिर हर जगह हर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो गई। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा वो निकल जाता है बॉडी के बाहर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग ये डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है। तो डाइजेशन जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं इनका ब्रेकडाउन होता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब जो भी आप चपाती खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, राइस खा रहे हो, कुछ भी आप खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, तो वो एक कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि जब वो प्लांट्स में फॉर्मेशन हुआ तो वो रॉ मटेरियल से, सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में बना। यहाँ अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किए जाएंगे। नॉन डिफ्यूजिबल एंड लार्जर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो लार्जर कंपोनेंट है फूड के, उसका ब्रेकडाउन होगा, ब्रोकन डाउन इनटू द रिस्पेक्टिव सिंपलर। जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। लाइक जब आप फूड लेते हो, माउथ में जैसे ही रखते हो तो टिथ और टंग की हेल्प से वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट कर सके। तो यहीं से उस जो आपने एक बाइट लिया है, एक कवर खाया है, उसको डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। Diffusible and smaller form with the help of various hydrolytic enzyme in the alimentary canal of living organism। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब यहाँ से लेकर के पूरा ये पार्ट ऐसे 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 ट्रेवल करते हुए यहाँ तक ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में जब जाते हैं फूड तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, एसिड इन्वॉल्व होते हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये सबके एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ठीक है, तो वो हेल्प करते हैं फूड को
डाइजेस्ट करने में। ये है आपका डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, अगर हम लोग बेसिकली देखें तो जो भी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फूड्स खाए हैं, जो फ्रूट खाया है, जो राइस खाया है, जो चपाती खाया है, जो वेजिटेबल्स खाए हैं, जो कुछ भी खाया है, उसका ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये देखिए, इसको कहते हैं हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस। एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में, और एनाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जहाँ पे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, और इसमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है एनाबॉलिक में। कैटाबॉलिक में कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे बस ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर डाइजेशन या सेल के बाहर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर का मतलब होगा कि सेल के अंदर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर मतलब होगा इनसाइड द सेल। जैसे हम लोग अमीबा में देखे थे, उसमें क्या हो रहा है, फूड का डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है। और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब होता है आउटसाइड द सेल। जैसे हम लोग की बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, एक कैविटी बनी होती है हमारी बॉडी में, तो वहाँ फूड डाइजेस्ट होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होना, या एक स्पेसिफिक कैविटी में डाइजेस्ट होना, सेल के अंदर नहीं। आपकी बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है वो सेल के अंदर नहीं हो रहा है। आपकी बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है वो एक कैविटी है स्टमक की, वहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। So see, it take place outside the cell, that is the intracellular space or a cavity formed by many cell or tissue। जो सेल और टिश्यू, अब आप कहेंगे मैम हमारी बॉडी तो सेल से ही बनी है, तो बनी तो सेल से ही है। जैसे ये रूम है, कोई भी आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम पूरे ब्रिक से बना है, पर क्या वो ब्रिक के अंदर है? ब्रिक के अंदर क्या है? सैंड है, सैंड से ही तो बना है। अब हम लोग यहाँ बात करें कि ये जो छोटे छोटे ब्रिक्स हमारे घर को बनाते हैं, तो इससे हमें क्या बना, ये चारों तरफ ऐसे ऐसे ब्रिक्स बन गए, और यहाँ पे पूरा एक कैविटी बन गया ये हमारे लिए। ठीक है, ये मान लीजिए चारों तरफ आपकी वॉल है। ठीक, अब ये तो कैविटी खाली है ना, इनसाइड है, अंदर है, यहाँ पे कोई सेल नहीं है। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो जो इंट्रासेलुलर की बात हो रही है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर। अब आप ऐसे समझिए कि ये रूम जो बना है, इसकी ये कैविटी है जहाँ हम खड़े हैं, और ये एक्स्ट्रासेलुलर हो गया। और इंट्रासेलुलर मतलब उस ब्रिक के अंदर, जो ब्रिक के अंदर जो फॉर्मेशन है या जो वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है उसकी बात करें। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर का ओवरऑल मतलब अगर हम लोग देखें कि सेल से बना हुआ है पर सेल के अंदर नहीं है। सेल के अंदर मतलब ये सेल के अंदर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होगा कि ये बहुत सारे सेल टिश्यू से मिलके एक हमें कैविटी मिल गई है और उसमें डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। क्लियर है? See, in all animal this cavity is found as a large canal called alimentary canal। ये हर एनिमल में पाया जाता है। जितने एनिमल्स में डाइजेशन होते हैं वो सारे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होते हैं। ओके, क्योंकि हर एनिमल की बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल होता है जहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस होता है। नाउ अगर इंट्रासेलुलर की बात करें तो ये हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। द फूड इनसाइड द सेल अकर एज फूड वैक्यूल। जैसे अमीबा में फूड वैक्यूल बना लेता है, ये अमीबा जो है, अमीबा क्या करता है, फूड लेता है और वैक्यूल बना लेता है। ठीक है, वैक्यूल मतलब होल बना लेता है। अब हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। जो भी ये यहाँ पे इंट्रासेलुलर की बात कर रहे हैं तो ये फूड वैक्यूल बना के फूड को डाइजेस्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव एंजाइम इन दिस केस सिक्रीट इनसाइड द सेल। अब यहाँ पे जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे वो सेल के अंदर ही सिक्रीट होंगे, क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सेल के अंदर के डाइजेशन का है। दे डाइजेस्ट द कंटेंट ऑफ द फूड वैक्यूल। जो भी फूड वैक्यूल में जो भी फूड कंटेंट होता है, अदर वो फूड हो, वाटर मॉलिक्यूल्स हो, ये सबको डाइजेस्ट कर देते हैं। सो द इंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर इनसाइड द सेल। तो जो सारा प्रोसेस है डाइजेशन का इंट्रासेलुलर में वो सेल के अंदर हो रहा है।
इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे आते हैं प्रोटोजोआ, अमीबा, स्पॉन्ज, ये सारे एग्जाम्पल हैं इंट्रासेलुलर के। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी बॉडी में, ह्यूमंस में या एनिमल्स में डाइजेशन किस टाइप का होता है, तो आप याद रखिएगा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब सेल के बाहर होता है। और अमीबा की बात करें तो अमीबा है, प्रोटोजोआ है, स्पॉन्जी है, इनमें सेल के अंदर होता है, ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है, तो ये भी बहुत छोटी चीज़ है। हाइड्रोलिसिस का मतलब कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन वाटर के प्रेजेंस में। जब वाटर के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, वो तोड़े जाते हैं, टूटते हैं, तो उनको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। हाइड्रो मतलब सिंपल होता है वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर। It is a kind of catabolic reaction in which a compound is broken down into smaller compound with the help of water. जितने भी इसमें कंपाउंड होते हैं हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में, अगर हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कहीं हो रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, H2O प्रेजेंट है। तो वाटर के प्रेजेंस में जिसका ब्रेकडाउन होता है वो हाइड्रोलिसिस कहे जाते हैं, ठीक है। गॉट इट? इजी है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल पे। ये हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में, आपके भाई बहन की बॉडी में, फ्रेंड्स की बॉडी में, पेरेंट्स की बॉडी में, ग्रैंड पेरेंट्स की बॉडी में, सबकी बॉडी में, मतलब सारे ह्यूमंस की बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल है। एनिमल्स की भी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? हैव यू एनी गेसेस? एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एक लॉन्ग ट्यूब है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से लेके ये पूरा इंटेस्टाइन, स्टमक कवर करते हुए जब फूड हमारा बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी के, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो बाहर निकल जाता है, कंजम्पशन से लेके डाइजेशन और एक्सक्रीशन तक, तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो फॉर्म होती है माउथ से लेके एनस तक। इट इज़ द डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका माउथ, जो माउथ जिसमें हम लोग फूड कंज्यूम करने में हेल्प करता है। सबसे पहली ओपनिंग अगर फूड की, अगर सबसे पहले हम लोग कोई फूड लेना हो तो कहाँ से लेते हैं? माउथ से ही लेंगे। अब आप कहेंगे नहीं मैम हम तो हाथ से लेते हैं, हम तो हाथ से उठाते हैं, तो उठाते हैं हाथ से, सब हाथ से उठाते हैं, बट डाइजेशन के प्रोसेस की बात करें तो वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। माउथ में आपके टेथ होते हैं, टंग होते हैं, और भी पार्ट होते हैं, वो हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आता है आपका बकोफेरेंजियल कैविटी। तो ये बकल कैविटी होती है, जिसे हम लोग बकल कैविटी माउथ में ही होती है कहते हैं। इसके बाद है ओसोफेगस। ओसोफेगस मतलब ये पाइप जो आप देख रहे हैं माउथ से लेके पूरा स्टमक तक गई है, वहाँ तक ये पूरी बकल कैविटी ओसोफेगस होता है ये, ठीक है। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक ये वाला पार्ट होता है, ये स्टमक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्टमक। उसके बाद है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। दो इंटेस्टाइन होती है सब में, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। तो ये आपके बॉडी के पार्ट हैं, इसको एक हम लोग नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये यहाँ माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक होती है पूरा, ठीक, फाइन। ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक होती है, स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें बहुत अलग अलग पार्ट होते हैं। माउथ से स्टार्ट करें तो माउथ में टेथ होते हैं, टंग होते हैं, उसके बाद हमारे जो ओसोफेगस हैं, उसके बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर एनस है। तो ये सारे पार्ट हैं जो आपकी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। चलिए आगे हम लोग एक एक के बारे में देखेंगे कि एक एक क्या होते हैं। अब हम लोग इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे। दो इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है में होते हैं ड्यूडोनियम। ड्यूडोनियम जो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच का, मतलब एक जो जॉइंट पॉइंट होता है वो होता है ड्यूडोनियम। उसके बाद आता है जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन में केजियम, कोलम, रेक्टम। ये सारे पार्ट हैं इंटेस्टाइन के।
अभी हम बस ब्रीफ में बता रहे हैं कि आपको एक आइडिया रहे, बाकी हम लोग डिटेल में सारे के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, इनका क्या रोल होता है फूड के डाइजेशन में वो भी देखेंगे। तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, दो है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये अंदर वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं ये है, और लार्ज इंटेस्टाइन ये जो बाहर वाला है ये वाला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दो होते हैं हम सब की बॉडी में जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक पार्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ में आपके क्या होते हैं? टिथ होते हैं और टंग होता है। तो टिथ और टंग का क्या रोल है आप सोचिए। अगर आपसे कोई कहे कि अगर आपके दांत तोड़ दिए जाए तो क्या होगा? अरे बाबा हम तो कुछ खा ही नहीं पाएंगे, और टंग ना रहे तो टेस्ट ही नहीं ले पाएंगे। साथ में अगर आपके टिथ और टंग ना हो तो आपने देखा है जब भी आप कोई बाइट लेती हो तो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, कुछ स्टिकी सा प्रोड्यूस होता है जो आपके माउथ में होता है, वो भी आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे कि वो हमने जो बाइट लिया उसको इधर उधर मूव कराने में काम करता है, और उसको जब ओसोफेगस के थ्रू जब स्टमक में फूड जाना होता है तो स्टिकी मटेरियल, मतलब एक कहें कि मिक्सचर बन जाता है, जेल टाइप का बन जाता है, और वो उसको अंदर ले जाने में हेल्प करता है। तो ये एक माउथ जो होता है ट्रांसवर्स स्लिट होता है जो बाउंड होता है मूवेबल लिप्स से। लिप्स हैं सबसे पहले आपके, लिप्स है, टिथ है, टंग है। तो सबसे पहले माउथ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? लिप से होती है। फाइन। उसके बाद लिप सर्व टू क्लोज एंड ओपन माउथ। अब लिप क्या करती है? लिप्स हेल्प करते हैं ओपन और क्लोज होने में, माउथ को ओपन और क्लोज होने में। होल्डिंग द फूड इन बिटवीन एंड ऑल्सो हेल्प इन स्पीकिंग। अब इसके बीच में ही फूड रख के हम लोग अंदर ट्रांसफर करते हैं। जब भी आप कोई बाइट लोगे, अगली बार इस टाइम अगर डिनर करना, लंच करना, जो भी खाना, तो देखना सबसे पहले आप कहाँ ले जाते हो फूड को। तो सबसे पहले आपके लिप्स ओपन होंगे, फिर लिप्स हेल्प करते हैं माउथ को ओपन होने और क्लोज होने में। साथ में लिप्स हेल्प करते हैं हमें बोलने में भी। अब बोलने से ही तो आप अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस कर सकते हो कि मुझे क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, पढ़ना है, क्या करना है। तो ये माउथ के पार्ट होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं डिटेल में क्या क्या है माउथ में। तो ओवरऑल देखिए ये आपका माउथ का पार्ट है जिसमें आपके टिथ हैं। टिथ आपको पता ही है, टिथ क्या होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। टंग है, अभी बताते हैं सब डिटेल में। उसके बाद यहाँ है पैलेट, यहाँ है ओव्यूला। ये अलग अलग पार्ट हैं हमारे माउथ के। अब लेट्स सी, एक एक को हम लोग देखते चलते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। बकोफेरल कैविटी में देखें या माउथ कैविटी भी इसे कहते हैं, तो ये क्या होते हैं? लेट्स सी। माउथ लीड इनटू द माउथ कैविटी और ओरल और बकल कैविटी। जब लिप्स के अंदर, टिथ के अंदर अगर आप देखें तो एक कैविटी होती है, माउथ में एक बड़ा सा होल होता है। जब बच्चे नहीं मुंह खोलते हैं, आप मुंह खोलते हैं तो एक बड़ा सा होल टाइप का दिखता है। द रूफ ऑफ माउथ कैविटी इज फॉर्म बाई पैलेट। अब माउथ के जो अपर पार्ट होते हैं, जहाँ पे हम लोग की जब बोलते हैं तो टंग अटैच होती है, चिपक जाती है, उसकी हेल्प से हम लोग बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं पैलेट्स। पैलेट कहते हैं। पैलेट जो होते हैं ये दो होते हैं, एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है। द फ्लोर बाय टंग एंड द साइड बाय द चिक। उसके बाद फ्लोर भी होते हैं, टंग जहाँ नीचे, बॉटम जो है जहाँ पे आपकी टंग रखी हुई है वो फ्लोर भी है, साइड भी है, जो आपकी ये चिक्स हैं वो भी हैं। तो ये पूरा आपके माउथ पोर्शन में आता है। ठीक है। द अदर कॉन्स्पिशियस स्ट्रक्चर आर टिथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। अब हमारे माउथ में कुछ और भी स्ट्रक्चर हैं जो टिथ हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, टंग हैं, ये सब हमें हेल्प करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो लार होती है हमारे मुंह में। कहते हैं ना कुछ खाने का मन कर रहा है, बहुत लार टपक रही है, तो वो सलाइवा ये होते हैं जो आपके फूड को डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, और आपके अलग अलग फूड को खाने का भी जो क्रेविंग होती है उसका मन करता है, उसी से होता है। नेक्स्ट टिथ पे आते हैं हम लोग। तो टिथ क्या होते हैं? टिथ आपके माउथ में होते हैं जिसको काटने में हेल्प होती है। जब भाई बहन से लड़ाई झगड़ा होता है बहुत लोग दांत काट देते हैं। तो टिथ क्या होते हैं? थिकोडेंट होते हैं। मतलब
टिथ प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट। जो आपका टिथ अटैच है वो कहाँ पे अटैच है? ये सॉकेट में ही तो है, ये किसी जगह पे ही तो रखा हुआ है। अब नीचे आप देखिए अपने टिथ के मसल्स होंगे, ये ऐसे टाइप के होंगे, तो ये क्या करते हैं, एक सॉकेट टाइप के होते हैं जो आपके टिथ को जोड़े रखते हैं, सारे टिथ को एक साथ ऐसे ऐसे जोड़े रखते हैं। उसके बाद ये होते हैं हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट मतलब 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, सबसे पहले आते हैं इंसीजर, जो सामने फ्रंट के टीथ होते हैं जो बाइट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं कैनाइन। कैनाइन क्या होते हैं? जस्ट इसके पीछे वाले होते हैं। वेयरिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड, ये फूड को वेयरिंग और टीयरिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या करते हैं? क्रशिंग में और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। जब फूड हम लोग लेते हैं तो आपने देखा होगा मिक्सर में जब मम्मी टमाटो या ऑनियन या चटनी बनाती हैं तो सब कुछ एकदम मिक्स हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है, एकदम पिस जाता है। तो हमारे टिथ भी जो होते हैं वो फूड को क्रश करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, मतलब उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने में हेल्प करते हैं। मोलर टिथ भी यही करते हैं, ये भी क्रशिंग और ग्राइंडिंग में फूड की हेल्प करते हैं। तो ये जो हमारे टिथ होते हैं ना, ये हमें देखने के लिए या लड़ाई झगड़े के लिए नहीं दिए गए हैं, या सिर्फ बत्तीसी जो हम लोग दिखाते हैं हंसते टाइम उसके लिए नहीं दिए गए हैं। ये टिथ आपको दिए गए हैं ताकि आप फूड की हर एक बाइट को च्यू करके खाओ और अच्छे से च्यू करो, क्योंकि जितना अच्छे से च्यू करोगे उतने आपके स्टमक में डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग में ही ब्रेकडाउन अच्छे से हो जाएगा तो अच्छे से एंजाइम, सलाइवा वगैरह मिक्स हो जाएंगे, तो उसको आगे आगे आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो टिथ की तरह उसको अच्छे से क्रश करे, ग्राइंड करे। तो इसलिए जितना अच्छे से आप अपने फूड को क्रश कर सकोगे, ग्राइंड कर सकोगे, उतना ही अच्छा पेस्ट बनेगा। आपके जो गले में हम लोग को अटक जाता है वो इसीलिए अटक जाता है जब हम लोग अच्छे से बाइट नहीं कर पाते या सलाइवा हमारे फूड में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने टूथ को इस्तेमाल करिए, वरना तो बुढ़ापे में तो टूटना ही है। फिर आते हैं डाइफ्योडेंट, मतलब टिथ 2 टाइम निकलते हैं हम लोग के। उसके पहले कब निकलता है? जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो बॉर्न होने के बाद उसके 7 मंथ्स के बाद उसके टिथ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो छोटे छोटे टिथ निकलते हैं, ऐसे छोटे छोटे, जिससे वो बच्चे बहुत काटने को दौड़ते हैं। उसके बाद 5, 10, 12 साल तक टिथ निकलते रहते हैं। आपने भी खुद देखा होगा कि दांत टूट जाते हैं, तो वो पहला टिथ होता है। दूसरा उसके बाद निकलता है। पहला जब दांत टूट जाता है तो दूसरा निकलता है, और दूसरा जब निकलता है तो वो टूट जाए तो फिर तीसरा नहीं निकल सकता। तो आपकी इस एज में जो टिथ हैं उसे आप संभाल के रखिए। अगर प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़ाई झगड़े में टूट जाएगा, कुछ और दिक्कत हो जाएगी, तो दोबारा नहीं निकलेंगे और आपको बिना टिथ के रहना पड़ेगा। तो ये बहुत नुकसान भी करेगा, क्योंकि आप तो च्यू ही नहीं कर पाओगे, अच्छे से कुछ खा ही नहीं पाओगे, और फिर देखने में भी तो अच्छा नहीं लगता है। तो टिथ दैट कम 2 टाइम्स इन लाइफ। इसलिए टिथ क्या होते हैं? थिकोडेंट, मतलब ये एक सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। हेट्रोडेंट जो 4 टाइप के होते हैं हमारे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और उसके बाद होते हैं डाइफ्योडेंट, मतलब कि 2 टाइम। सबके दांत 2 बार जरूर निकलते हैं। आपके भी निकले हैं, आपके पेरेंट्स के भी निकले हैं, आपके दादी दादा, नानी नाना सबके निकले। तो ये हमारी टिथ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अब दिया है कि आप अपने टिथ को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो टिथ को सेफ रखने के कुछ तरीके होते हैं, हम सबको पता होता है। नहीं पता है तो हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, और इसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अवॉइड शुगर रिच इटेबल। कुछ लोग होते हैं जिनको मीठा बहुत पसंद होता है, तो आपने सुना होगा बड़े लोग कहते हैं कि मत खाओ ज़्यादा मीठा, नुकसान करेगा। या टीवी में भी एड्स दिखाते हैं कि शुगर रिच फूड खाने से आपके टिथ को हार्म हो सकता है। तो जितना आप शुगर रिच फूड खाओगे, फूड कंज्यूम करोगे, आपके टिथ को हार्म होगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मीठी चीज़ों पे ना, शुगरी फूड पे बैक्टीरिया वगैरह जल्दी अटैक करते हैं। अब आप खा लिए, पानी नहीं पिए, चॉकलेट खा लिए, पानी नहीं पिए, तो सारी चॉकलेट के पार्टिकल, मिठाई के पार्टिकल इस पे चिपके हुए हैं, छोटे छोटे फॉर्म में चिपके हुए हैं। आप सोच रहे हैं चलो थोड़ी देर पानी नहीं पीते, टेस्ट बना रहेगा 1 आध घंटे तक चॉकलेट का। तो ऐसा नहीं होता। टेस्ट बनाने के चक्कर में आप बहुत सारे बैक्टीरिया को भी इन्वाइट कर दिए हो। ठीक, तो इसलिए पानी पी लेना चाहिए। नाउ रेगुलर ब्रशिंग ऑफ टिथ आफ्टर मील।
रेगुलर ब्रशिंग, हम लोगों को कहा जाता है कि सुबह शाम, सुबह और रात में ब्रश जरूर करना चाहिए। किस लिए कहा जाता है कि रात में, सुबह तो आप सब करते हैं, आई नो, रात में ही बहुत लोग नहीं करते हैं और इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक तो अगर कोई फूड आपके टीथ के बीच में फंस गया है तो वो पूरी रात फंसा रहेगा, आपको फिर सुबह प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात ये है कि अगर ये टीथ में फंसा हुआ है तो इसके पास बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आ सकते हैं और ये कई टाइम तक अगर फंसा रह गया तो कैविटी भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत लोगों के माउथ में, टीथ में कैविटी हो जाती है। विगरस च्यूइंग ऑफ फाइब्रस फूड, फाइब्रस फूड को अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटेनिंग 1 ppm ऑफ फ्लोराइड, ऐसा पानी पीना चाहिए जिसमें 1 ppm फ्लोराइड हो। ppm क्या होता है? पार्टिकल पर मिलियन। 1 पार्टिकल पर मिलियन फ्लोराइड का 1 पार्टिकल पर मिलियन में होना चाहिए वाटर में। तो ऐसा वाटर अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना आप करते रह जाओगे और कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो दांतों का बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। कहते हैं अगर आपके टंग पे चोट लगी तो बहुत जल्दी हील हो जाती है, लेकिन अगर टिथ में प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत पेनफुल होता है। नाउ सी पैलेट, पैलेट की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे जो टंग है, टंग के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी बात करें। ठीक है, सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर विच सेपरेट नेजल पाथ फ्रॉम ओरल पाथ, ये हमारे सेप्टम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये होते हैं जो सेपरेट करते हैं नेजल पाथ को और ओरल पाथ को, जहाँ से आपने फूड लिया और यहीं से फूड हमारे अंदर चला जाता है, तो ये एक सेपरेशन पॉइंट होता है। हार्ड पैलेट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ रूफ ऑफ द माउथ कैविटी। अब दो होते हैं, एक होता है सॉफ्ट पैलेट और एक होता है हार्ड पैलेट। तो ये जो हार्ड पैलेट होता है ये क्या होता है? ये रूफ होता है, माउथ की कैविटी का रूफ, छत जिसे कहते हैं, घर की छत होती है तो ये माउथ की कैविटी का रूफ होता है। It is supported by palatine and maxillary bones, that is why it is known as hard palate. अब ये hard क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे bones होती हैं। कौन सी bone होती है? maxillary bones होती हैं। No premaxillary bones present in our hard palate. कोई भी premaxillary bones हमारे hard palate में नहीं present होती है। Lower surface of hard palate covered with mucous membrane of mouth cavity is raised into transverse ridge called palatine roof which serve to the grip of food firmly. देखिए एक चीज़ ये भी होती है कि ये हमारे फूड को बहुत अच्छे से ग्रैप करके, पकड़ के और उसके बाद अंदर ले जाने में हेल्प करता है। उसके बाद है इसमें जो सॉफ्ट क्या है, ये पैलेट, सॉफ्ट पैलेट जो होते हैं ये मस्कुलर होते हैं। सॉफ्ट होने का मतलब है कि इसमें मसल्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, बोन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसमें कोई स्केलेटल सपोर्ट नहीं होता। जैसे आप टंग को पीछे ले जाएंगे ना तो वहाँ पे सॉफ्टनेस फील होती है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे मसल्स होती हैं ज़्यादा, वहाँ बोन्स नहीं होते हैं। ये फ्लैशी कोन होते हैं जो शेप्ड होते हैं प्रोजेक्शन में, जिसे हम लोग ओव्यूला कहते हैं। ये होता है ना जो एक बेल टाइप का शेप, आपने मुंह खोल के अगर देखिएगा, वरना कोई छोटा भाई बहन होगा या कोई बड़ा भाई बहन होगा तो उसका मुंह खोल के देखेंगे तो पीछे एक बेल टाइप का शेप दिखेगा, तो उसे ही हम लोग कहते हैं ओव्यूला। ठीक, ओव्यूला क्या करता है, सर्व टू ब्लॉक द इंटरनल लेयर्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग बाय राइजिंग अप प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ फूड इन द नेजल कैविटी। अब कोई बड़ा पार्टिकल है, उसको वो जल्दी से गले में जाना चाहता है तो वो उसको रोकता है। साथ में मतलब ये बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। उसके बाद अगर ये स्वेल कर जाता है तो भी दिक्कत आ जाती है, फूड आपका अंदर नहीं जा पाता, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके माउथ के कुछ पार्ट हैं जो हम लोग आज देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे टंग के बारे में, टिथ के बारे में, हर चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना बेसिक देखिए, समझिए, और आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे सबके मिल जाएंगे। कुछ और आपको रिक्वायरमेंट हो, कुछ और अलग तरीके से आपको समझना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। टेक केयर, गुड बाय।